नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज के करंट अफेयर यानी कि 2 सितंबर के करंट अफेयर में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों कि आप लोगों का जो रक्षाबंधन का पर्व था वह बहुत ही बेहतर गुजरा होगा। दोस्तों आज के हम पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO किसे चुना गया है? जया वर्मा सिन्हा या फिर प्रीति माथुर या फिर गीतिका श्रीवास्तव या फिर कंगना रणावत? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं जया वर्मा सिन्हा तो आप बिल्कुल सही हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अभी तक रेलवे बोर्ड में कोई भी महिला अध्यक्ष या फिर CEO नहीं चुनी गई थी। दोस्तों यदि पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो अनिल कुमार लाहोटी इसके पूर्व अध्यक्ष थे और जया वर्मा सिन्हा जो है 1988 बैच की भारतीय रेलवे यातायात सेवा में अधिकारी हैं। आप लोग को पता है कि जो रेलवे यातायात सेवा या फिर भारतीय रेलवे यातायात सेवा में जो अधिकारी होता है वही इस पद के लिए माकूल होता है और इसलिए इन्हें यह पद दिया गया है। यदि इनके पति की बात की जाए तो इनके पति एक IPS अधिकारी जिनका नाम नीरज सिन्हा है। ये मुख्य रूप से बिहार में इस समय तैनात हैं और इनका जो यदि पूर्व नाम देखा जाए जया वर्मा का तो ये इनका केवल नाम जया वर्मा था, लेकिन बाद में सिन्हा इनके पति का जो टाइटल है इनके साथ जुड़ जाता है तो पूरा नाम इनका जो हो जाता है वो जया वर्मा सिन्हा हो जाता है। अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय को वर्ष 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है? नरेंद्र मोदी, सुधीर चौधरी या फिर डॉक्टर रवि कन्नन या फिर डॉक्टर रवि सिन्हा? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन। जी हाँ दोस्तों, 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता जो भारतीय हैं वह रवि कन्नन जी हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, यानी कि यह एशिया में सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में इसे माना जाता है और यह मुख्य रूप से फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। और जो डॉक्टर रवि कन्नन हैं वह कैंसर के विशेषज्ञ हैं, यानी कि एक डॉक्टर हैं और मुख्य रूप से इस समय भी यह पूर्वोत्तर भारत में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं कैंसर के लिए और इन्होंने बहुत सारे अस्पतालों का निर्माण करवाया है सरकार की मदद से ताकि गरीबों तक कैंसर का इलाज पहुंच सके। और इनका प्रयास हमेशा ऐसा रहा है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी कैंसर का दवा जो है उनके लिए भी मुहैया कराया जा सके और ये हमेशा प्रयास करते रहे कि कैंसर का जो भी उपचार है वह सस्ते से सस्ते दाम में किया जा सके। दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए दया याचिका के आदेश को किसी भी अदालत में अपील नहीं किया जाएगा और यह अंतिम होगा। राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्तियां संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? हम थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं दोस्तों। आप लोग को पता है कि जो भी IPC या फिर CRPC था उसमें अब बदलाव किया जा रहा है, तो उसी बदलाव के तहत पहले ये होता था कि जो लोग अपील करते थे राष्ट्रपति के पास क्षमा दान के लिए, मुख्य रूप से उसमें होता ये था कि यदि उनके बात को यानी कि राष्ट्रपति के बात को भी जो भी उनका फैसला होता था उसे भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे, लेकिन अब नहीं होगा। अब जो राष्ट्रपति का फैसला होगा वही अंतिम होगा। तो इसमें पूछ रहा है कि राष्ट्रपति का जो क्षमा दान से संबंधित जो शक्तियाँ थी वो संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं? आपको बताना होगा दोस्तों, अनुच्छेद 70 या फिर अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 82 या फिर अनुच्छेद 92? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं अनुच्छेद 72 तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 72 के तहत ही जो राष्ट्रपति थे वह क्षमा दान कर सकते थे, यानी कि किसी को यदि मृत्यु दंड मिला हुआ है तो उसमें भी वह क्षमा कर सकते थे। यहाँ पे इसका थोड़ा सा विस्तार रूप है। यहाँ पे बताया गया है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति दोषी के सजा का लघुकरण या फिर परिहार या फिर विराम या फिर प्रविलंबन या फिर क्षमा कर सकता है। इसका अलग अलग मतलब होता है। सजा का लघुकरण का मतलब ये होता है कि दोस्तों मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो राष्ट्रपति चाहें तो वह उसके फांसी के सज़ा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर सकता है। परिहार का मतलब होता है दोस्तों सज़ा को कम कर देना। मान लीजिए किसी को 7 साल का कठोर कारावास मिला हुआ है तो वो उसके सज़ा को कम करके 3 या 4 साल का भी कर सकता है। विराम का अर्थ ये होता है कि दोस्तों मान लीजिए किसी को सज़ा मिला हुआ है किसी प्रकार का और उसके मतलब मान लीजिए उसका कुछ शरीर अपंग हो जाता है या फिर मान लीजिए कोई महिला है जो सज़ा के दौरान ही प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके सज़ा को विराम दे सकते हैं राष्ट्रपति। प्रविलंबन का मतलब होता है कि सज़ा में थोड़ा सा देरी कर देना। मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो जो समय बताया गया है फांसी के लिए
राष्ट्रपति चाहे तो उस समय की अवधि को बढ़ा भी सकता है। और क्षमा करने का अर्थ है दोस्तों कि पूर्ण रूप से क्षमा कर देना। मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो इसका मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति उसे क्षमा कर देता है तो उसका सज़ा माफ़ हो जाएगा, वह छूट सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसने अपराध किया ही नहीं है, ऐसा मान लिया जाएगा। अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी इससे संबंधित कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन जो राज्यपाल है वह क्षमा नहीं कर सकता है पूरी तरह से, और सभी चीज़ें तो कर सकता है लेकिन क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 700 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने वाला भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा डी यानी कि गुजरात। जी हाँ दोस्तों, अभी एक नया संयंत्र बना है जो कि काकरापार गुजरात में ये बनाया गया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा था भारत का वह महाराष्ट्र का तारापुर था, जिसमें 540 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है वो 700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैदा करने वाला भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु संयंत्र है ये, यानी कि ये स्वदेशी यानी कि पूर्ण रूप से भारत में बना हुआ है। वैसे तो इससे बड़े बड़े हैं परमाणु संयंत्र, लेकिन यहाँ पे स्वदेशी की बात कर रहा है तो यहाँ पे गुजरात अपना हो जाएगा दोस्तों, गुजरात का काकरापार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिका के किस प्रांत ने अक्टूबर माह को हिंदी विरासत माह घोषित किया है? कोलोराडो या फिर जॉर्जिया या फिर टेक्सास या फिर इंडियाना? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा जॉर्जिया। जी हाँ दोस्तों, जॉर्जिया ने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह घोषित किया है। जॉर्जिया के जो गवर्नर हैं वो ब्रायन केप हैं, इन्होंने ही इसे हिंदू विरासत माह घोषित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य इसलिए हो सकता है कि अक्टूबर माह चुना गया क्योंकि अक्टूबर महीने में आप लोगों को पता है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, या फिर आप मान सकते हैं कि जो नवरात्रि होता है वह भी अक्टूबर माह में ही, और जो हमारा दीपावली होता है वो भी लगभग अक्टूबर माह में ही मनाया जाता है। इसलिए जो जॉर्जिया जो है, जो कि अमेरिका का एक प्रांत एक राज्य है, इसने अक्टूबर माह को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया है। आपको पता है कि अमेरिका में इस समय 50 राज्य स्थित हैं, यानी कि 50 प्रांत वहाँ पे स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 31 अक्टूबर को किस देश ने अपना 66वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? चीन, जापान, इंडोनेशिया फिर मलेशिया? बताइए दोस्तों को जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, उसका जवाब हो जाएगा डी यानी कि मलेशिया। जी हाँ दोस्तों, मलेशिया ने 31 अगस्त को अपना 66वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। 31 अगस्त 1957 को ब्रिटिश राज से इन्हें आज़ादी मिली थी, और तब से यह लोग 31 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि एशिया कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या नेपाल? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। यदि कोई एक जवाब देते हैं दोस्तों तो आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि इस बार का यह कुछ अनूठा एशिया कप हो रहा है। आप लोगों को पता है कि क्रिकेट से संबंधित एक कप है जिसमें एशिया के जो टीमें हैं वह भाग लेती हैं, और इस बार का जो मैच है वह श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों में खेला जा रहा है। फिलहाल हुआ ये कि इसमें पाकिस्तान मेज़बानी करने वाला था, लेकिन जो बीसीसीआई है, भारत का अपना जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, उसने मना कर दिया। वो कहा कि भाई भारत के खिलाड़ी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे क्योंकि उनको जान का खतरा हो सकता है, और इसीलिए ये काफ़ी थोड़ा सा समस्या चल रहा था। लेकिन बाद में हुआ ये कि इसमें श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों को इसमें समाहित कर लिया गया, और मुख्य रूप से जितने भी भारत के जो खेल हैं आयोजन जिसमें मतलब भारत खेल रही है, वो सभी का सभी जो आयोजन है वह श्रीलंका में किया जा रहा है। और कल आप लोग को पता है कि पाकिस्तान और भारत का मैच होने वाला है, जो भी श्रीलंका में ही होने वाला है। हालांकि मेज़बानी जो था वो पाकिस्तान को ही मिला था, लेकिन कुछ समस्या के कारण इसमें श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों को शामिल कर लिया गया है। दोनों के स्टेडियम पे इस मैच को खेला जा रहा है, इस कप को खेला जा रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 6 देश हैं इस समय जो कि एशिया कप में शामिल हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका। नेपाल का खेल आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए कैसा प्रदर्शन करते हैं। इस बार ये क्वालिफाई किए हैं एशियन गेम के लिए, तो देखिए कैसा प्रदर्शन करते हैं दोस्तों ये। अगला प्रश्न दोस्तों कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला विश्व की सबसे बड़ी राखी बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया है? भोपाल, मंडला या फिर भिंड या फिर पन्ना? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा भिंड। जी हाँ दोस्तों, भिंड जिले में
विश्व का सबसे बड़ा राखी बनाने का कारनामा किया गया है और इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के किताब होते हैं सब में इनका नाम दर्ज किया हुआ है दोस्तों। इसकी जो लंबाई थी वो 1150 फीट के लगभग थी। पुराना जो रिकॉर्ड था वो 880 फीट का राखी बनाया गया था, लेकिन इस बार इन्होंने 1150 फीट की राखी बनाई। आप लोग को पता है कि मध्य प्रदेश का जो राजधानी है वो क्या है, वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति कह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह जी चौहान हैं। और मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें कुल जिलों की तो 55 जिले इस समय मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध टमाटर युद्ध जिसे ला टोमाटीना के नाम से भी जाना जाता है किस देश में मनाया जाता है? अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर स्पेन? बताएं दोस्तों, आपका जवाब क्या होगा? जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं डी यानी कि स्पेन तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, स्पेन में विश्व का जो सबसे प्रसिद्ध, आजकल बहुत अधिक प्रसिद्ध हो रहा है, जिसे हम टमाटर युद्ध या फिर ला टोमाटीना भी कहते हैं, स्पेन में मनाया जाता है। स्पेन के मुख्य रूप से ब्यूनोल शहर में से मनाया जाता है। इसका जो आयोजन किया जाता है वह अगस्त के आखिरी बुधवार को किया जाता है। आप लोग को पता है कि 30 तारीख को यानी कि 30 अगस्त को इस बार बुधवार पड़ा था, अगस्त के महीने का आखिरी बुधवार था, तो इस दिन यह मनाया गया था। और मुख्य रूप से इसका कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं है, मतलब कोई धार्मिक या सांस्कृतिक पहचान नहीं है। ये मुख्य रूप से एक समय मतलब हुआ ये था कि ऐसे ही रैलीज निकल रही थी और उसमें एक विद्रोह के तौर में इस प्रकार का कारनामा किया गया कि लोग सब्जियों के से और टमाटरों से इस प्रकार का मतलब एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए और तब से यह प्रचलन चला आया और ये धीरे धीरे बहुत अधिक विश्व विख्यात हो गया। अब तो विश्व के लोग भी स्पेन में जाकर इस प्रकार का खेल खुद करते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।